संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का जारी रहा हंगामा। अगले हफ्ते सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर होगी चर्चा। ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रवाना हुए पीएम मोदी। ब्रिटेन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर के साथ करेंगे विस्तृत बातचीत। दिल्ली में तीज कार्यक्रम का आयोजन अग्रवाल महिला समाज ने किया आयोजन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि जो है जिस तरीके से बिहार में पहले जहां रेल बजट 1132 करोड़ था, उसे 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वर्षों से अटके मुंगेर पटना ब्रिज और कोसी जैसे प्रोजेक्ट पूरे हुए। 18वें स्टेशनों का पुनर्विकास, 8 वंदे भारत, 5 अमृत भारत और 1 नमो भारत ट्रेन चल रही। प्रश्न संख्या 41। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य केंद्र सरकार द्वारा बिहार पैकेज के अंतर्गत शामिल की गई परियोजना का ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? भारतीय रेल द्वारा उक्त परियोजना पर भारतीय रेल द्वारा उक्त परियोजना पर अब तक व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, बिहार बहुत है, मात्र 1132 करोड़ रुपए पर एनम बजट का एलोकेशन होता था। वहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर बिहार के लिए रेलवे के बजट को 9 गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है माननीय अध्यक्ष जी। और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो कि कई वर्षों से लंबित थे, उन सब प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता के बहुत पुराने जो लक्ष्य थे, पुरानी आकांक्षाएं थी, उनको पूरा किया। मुंगेर और पटना पे नए ब्रिज बने। कोसी जो कि श्रद्धेय अटल जी ने अप्रूव किया था, उसको आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कंप्लीट किया। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, आखिरकार तो प्रोजेक्ट को आरंभ करने वाले भी एनडीए और कंप्लीट करने वाले भी एनडीए। तो बिहार की जनता के प्रति न्याय केवल एनडीए ही कर सकता है, ऐसा बहुत स्पष्ट है। माननीय सांसद महोदया ने जो विषय लिया है सीतामढ़ी से सीवर प्रोजेक्ट का, इसके बारे में मैं आपको बहुत आनंद के साथ बताना चाहूंगा कि जो बागमती नदी पे ब्रिज बनना है, उसका टेंडर हो गया है, जो कि बेकुली धाम शिवर में उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। जमीन के अधिग्रहण के लिए 262 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं और काम बहुत अच्छा तेजी से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, बिहार में और भी बहुत अच्छे काम हुए हैं। 98 स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। 8 वंदे भारत चल रही है, 5 अमृत भारत गाड़ियां चली है, 1 नमो भारत गाड़ी चल रही है, 218 फ्लाईओवर और अंडरपासेस बने। माननीय अध्यक्ष जी, बिहार के प्रति रेलवे का संपूर्ण दायित्व है और बहुत तेजी से उसमें काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बिहार के विकास के लिए विविध रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी है और मेरे प्रश्न का विस्तृत जवाब भी दिया है, इसके लिए धन्यवाद। मैं शिवहर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ और शिवहर के लोग स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी रेल सुविधाओं से वंचित है और इसके लिए सरकार ने सीतामढ़ी शिवहर रेलखंड 28 किलोमीटर के लिए 566.83 करोड़ राशि की स्वीकृति किए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो शिवहर सीतामढ़ी का प्रोजेक्ट का
मुद्दा यहाँ पे उठाया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, और इस प्रोजेक्ट के लिए 262 करोड़ रुपए ऑलरेडी भूमि अधिग्रहण के लिए जमा कर दिए गए हैं। काम बहुत अच्छा तेजी से जा रहा है और ब्रिज का टेंडर भी कर दिया गया है, जो कि बागमती नदी में बनेगा, देकुली धाम को जोड़ने वाला। और सीतामढ़ी शिवर नई लाइन प्रोजेक्ट के लिए 567 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए गए हैं और इस काम पे तेजी से, इस प्रोजेक्ट पे तेजी से काम चल रहा है। गिरधारी यादव जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री ने हो गया, माननीय रेल मंत्री ने जो जवाब दिया है अच्छा जवाब है, लेकिन बिहार का भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है एनडीए सरकार लाने में। 11 साल में माननीय रेल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, पटना से दिल्ली, पटना से बेंगलोर, पटना से मुंबई कोई ट्रेन चलाया क्या? इतना वेटिंग लिस्ट होने के बावजूद बिहार में कोई ट्रेन माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा नहीं दिया गया। माननीय रेल मंत्री जी क्या इन स्थानों के लिए आप रेलगाड़ी चलाना चाहते हैं क्या? मान्यवर सांसद महोदय, जरा ध्यान दें कि 5 आपके पूरे क्षेत्र में अमृत भारत ट्रेन, जो कि पटना से दिल्ली, अपने दरभंगा से दिल्ली और बैंगलोर के लिए और पूरी की पूरी अमृत भारत गाड़ियां नई चालू हुई है। और ये प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही विशेष ध्यान है कि अमृत भारत ट्रेन ऐसी ट्रेन है जो गरीब से गरीब वर्ग को भी अच्छी फैसिलिटी की एक ट्रेन की सुविधा देता है, और ये सब नई गाड़ियां शुरू हुई हैं। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं, संसद हमारी गौरवशाली लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है। मेरा आपसे आग्रह रहता है कि संसद और संसद परिसर के अंदर अपना व्यवहार, अपना आचरण, अपनी कार्य पद्धति मर्यादित होना चाहिए। देश की जनता ने आपको उनकी आवाज, उनकी अपेक्षाएं, उनकी कठिनाई, उनकी चुनौतियां, देश के मुद्दों और नीतियों पे चर्चा करने के लिए भेजा है। आपका जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो सड़कों का आचरण व्यवहार आप संसद में कर रहे हैं। ये देश देख रहा है। आप जिस राजनीतिक दल के लोग हैं, मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि देश आपके सदस्यों के आचरण व्यवहार को देख रहा है, उनकी कार्य पद्धति, उनके व्यवहार को देख रहा है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप जाइए, सदन में बैठिए, मुद्दों पर चर्चा करिए, प्रश्नकाल पर, हर मुद्दों पर, हर विषय पर नियम प्रक्रियाओं के तहत आपको चर्चा और संवाद करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। माननीय हो आप, माननीय जैसा व्यवहार करो। उधर पीएम नरेंद्र मोदी और पीएम कियर स्टारमर के बीच गुरुवार को होने वाली बैठक से पहले भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड किंगडम और मालदीव के 2 देशों की यात्रा पर रवाना हुए। प्रधानमंत्री 23-24 जुलाई को यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे और अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 25 से 26 जुलाई तक मालदीव की राजकीय यात्रा करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर देश के प्रमुख नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी चंद्रशेखर आजाद के साहस, बलिदान और देशभक्ति की भावना को याद करते हुए उनके योगदान को सराहा है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि चंद्रशेखर आजाद वीरता और साहस के प्रतीक थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और युवाओं को न्याय के लिए डटकर मुकाबला करने की प्रेरणा दी।
हर साल सावन के अवसर पर तीज कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तो वहीं इस प्रथा को आगे बढ़ाते हुए इस बार अग्रवाल महिला समाज ने यह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने त्रिनगर में आयोजित तीज उत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। लोकसभा में आज विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का 52 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटने पर बयान सामने आ रहा है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है। इन्होंने महाराष्ट्र में चोरी की। उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल पूछे कि वोटर लिस्ट दिखाए कि, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया। उनका कहना है कि कर्नाटक में हमने इनकी भयंकर चोरी पकड़ी है, ये मैं चुनाव आयोग को दिखाऊंगा। देश में चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और ये सच्चाई है। बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। एक सेकंड। हाँ, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। चोरी का फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे। वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। थैंक यू। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद का कहना है कि अब तक यही माना जाता था कि सिर्फ निजी स्कूल ही अच्छे होते हैं और वे ही अभिभावकों को आमंत्रित कर उन्हें सब कुछ दिखाते हैं। उनका कहना है कि आज पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और सीएम रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में दिल्ली की स्कूली शिक्षा में बड़े बदलाव हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि अभिभावक इस बदलाव में सक्रिय भूमिका निभाएं। ये माना जाता था प्राइवेट स्कूल ही बहुत अच्छे हैं, वो ही अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं, बच्चों के पेरेंट्स को बुलाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। मगर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में, दिल्ली के स्कूल एजुकेशन के लैंडस्केप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उन सब में हम इन अभिभावकों की भूमिका चाहते हैं। इसलिए हमने आमंत्रित किया इन अभिभावकों को कि वो आए, किस परिवेश में हम उनके बच्चों को रखेंगे, कैसा पानी मिलेगा, कैसा बेंच मिलेगा, क्लासरूम कैसा होगा, गार्ड भैया कैसे होंगे, कौन होंगे, सफाई कर्मचारी कैसे होंगे। आजकल अनेक तरह की बालक बालिकाओं दोनों के लिए चुनौतियां हैं, बच्चे बच्ची दोनों के लिए चुनौती है। इन सब में माता पिता संतुष्ट होकर बच्चे को भेजें, और हम राष्ट्र नीति, हम साइंस ऑफ लिविंग आदि एजुकेशन के मॉड्यूल्स के साथ बच्चों को इसमें माता पिता के साथ मिलकर एक अच्छा मनुष्य बनाने का काम कर सके। और देखिए, हर माता पिता की अपेक्षा होती है कि जो मेरे जीवन में मुझसे कमी रह गई वो मेरे बच्चे को मिल जाए। हम उनकी इन अपेक्षाओं को, इन एस्पिरेशनल दिल्ली में रहने वाले इन माता पिता, मध्य वर्गीय माता पिताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने का संकल्प है। वो देखें कि कैसा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल की टीचर्स कैसी हैं, इन सब चीजों को देखकर वे आश्वस्त हों और हमारा सहयोग करें दिल्ली के एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के लैंडस्केप को बदलने। केंद्रीय मंत्री आशीष सूद ने प्रदेश स्तरीय
कक्षाओं के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम में भाग लिया और इस अवसर पर जो है उन्होंने छात्रों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए शिक्षा के प्रारंभिक चरण की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को नई शैक्षणिक यात्रा के लिए मानसिक रूप से तैयार करते हैं और शिक्षा की बुनियाद को मजबूत करने में सहायक होते हैं। मंत्री सूद ने संस्थान की तरफ से जो है किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया। भारतीय नौसेना आज नई दिल्ली में जहाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन कर रही है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में सरकार, नौसेना, शिपयार्ड, उद्योग वर्गीकरण समितियों और शिक्षा जगत के प्रमुख हितधारक भाग ले रहे हैं। इस संगोष्ठी का उद्देश्य स्वदेशी जहाज निर्माण को बढ़ावा देना और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत करना और उद्योग शिक्षा के बीच में सहयोग को सुदृढ़ बनाना है। यह पहल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से ही लगातार भारी बारिश हुई, जिसके कारण कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। साउथ दिल्ली से लेकर दिल्ली के लाजपत नगर, बसंत कुंज और भी कई इलाकों में तेज बारिश की खबर सामने आ रही है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और सुबह से ही जो है भारी बारिश दिल्ली के कई क्षेत्रों में देखने को मिली है, जहां पर जलभराव की समस्या भी सामने आई है, जिससे कि वहां के स्थानीय लोगों को और साथ ही निकलने वाले वाहनों को भी जो रफ्तार पर असर पड़ा है। तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, जहां देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी बारिश के बाद में हुई जलभराव से लोगों को किस तरीके से समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है और जलभराव के बीच से होकर जो है अपने गंतव्य की तरफ जो है लोग निकलने के लिए मजबूर हैं। और ये भारी बारिश के बाद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जलभराव की वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। दिल्ली पुलिस की साइबर वेस्ट टीम ने एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को आईपीओ में सस्ते रेट पर शेयर अलॉट कराने का झांसा देकर लाखों की ठगी कर रहा था। वहीं पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी इस गिरोह का एक मास्टरमाइंड है। आरोपी दूसरों के बैंक खातों में ठगी का पैसा मंगवाता था और फिर उस पैसे से रोजाना क्रिप्टो करेंसी USDT खरीद बेच करता था। पकड़े गए साइबर ठगी की पहचान विष्णुकांत शर्मा, 24 वर्षीय निवासी घर आंगन सोसाइटी, मानसरोवर, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान के रूप में हुई है। बिहार के ग्राम मुखिया हत्याकांड के मुख्य शूटर को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की NR की टीम को मिली बड़ी सफलता। आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट यानी कि NBW जारी किया गया था। आरोपी हत्या, जबरन वसूली, हत्या के प्रयास, डकैती, NDPS अधिनियम, यूपी गैंगस्टर अधिनियम सहित जो कई मामलों में शामिल था। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले से 31 मामलों में शामिल रहा है। आरोपी ने बिहार के औरंगाबाद के मारी थाना क्षेत्र में एक पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी थी और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर संदीप स्वामी की टीम को यह सफलता प्राप्त हुई। सोमवार शाम जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र भेजकर लिखा था और वह तत्काल प्रभाव से अपना पद छोड़ रहे हैं। दरअसल स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्होंने यह फैसला लिया है, लेकिन विपक्ष के कई नेताओं का कहना है कि इसके पीछे कुछ और कारण हो सकते हैं। बता दें कि त्यागपत्र देने से पहले तक जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के उपसभापति के रूप में सामान्य तौर पर काम किया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में सामाजिक कल्याण और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। राष्ट्रीय आम दिवस के अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं, जिसमें उन्होंने आम की विशेषताओं के बारे में जो है लिखा है।
उन्होंने लिखा कि आम स्वाद, सुगंध और स्वास्थ्य का समृद्ध संगम है। आम न केवल फलों का राजा बल्कि भारत की कृषि परंपरा, सांस्कृतिक धरोहर और हमारे अन्नदाताओं की मेहनत का जीवंत प्रतीक भी है। इसके साथ ही उन्होंने वोकल फॉर लोकल के संकल्प को सशक्त बनाते हुए स्थानीय फलों के संरक्षण और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उनके जन्मदिन के अवसर पर जो हार्दिक शुभकामनाएं प्रेरित की हैं और लिखा है इस मौके पर जो है देवेंद्र फडणवीस एक दूरदर्शी राजनेता हैं जिनका नेतृत्व महाराष्ट्र के विकास और सुशासन की दिशा में मजबूती प्रदान कर रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें शक्ति, उत्तम स्वास्थ्य, जनसेवा में निरंतर सफलता प्राप्त हो। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस संदेश को राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में सराहना मिल रही है। विधानसभा में सोमवार को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा सेवा केंद्र खोला गया है, जिसका विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उद्घाटन किया है और इसमें विधायकों की पहले चरण की ट्रेनिंग भी शुरू की गई है। पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष समेत पक्ष विपक्ष के 15 विधायकों ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। सभी विधायकों को नेवा ऐप एक्सेस के लिए आईफोन दिए गए हैं और दिल्ली विधानसभा परिसर में नेवा सेवा केंद्र के उद्घाटन के साथ ही विधायी कार्यों में डिजिटल बदलाव की शुरुआत की गई है। उधर दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर 20 जुलाई की रात को एक महिला यात्री की जान बचाने का साहसिक मामला सामने आया है। दरअसल रात करीब 9:40 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से राजस्थान संपर्क क्रांति एक्सप्रेस रवाना होते समय एक महिला जर्नल कोच से उतरते वक्त जो है फिसल गई और प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में गिरने लगी। ड्यूटी पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल के उप निरीक्षक श्री कृष्ण ने जो है तत्काल सतर्कता दिखाते हुए महिला को गिरने से पहले ही पकड़ लिया और चलती ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया। तो वहीं यह पूरी घटना स्टेशन में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीर देखिए, एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ये तस्वीरें हैं जहां पर पास से गुजरती हुई ये रेलगाड़ी आप देख पा रहे हैं, जिसमें महिला चढ़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन पैर फिसलने की वजह से वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में गिरने लगी। ऐसे में जो है पुलिस के जवान ने जो है वहां तत्परता दिखाते हुए देखिए किस तरीके से जो है महिला को गिरने से बचाया और यहां पर साहसिक त्वरित यहां पर एक्शन देखने को मिला है। यहां जो लगे हुए जवान मुस्तैदी के साथ में जो पुलिस के कार्यकर्ता हैं और पुलिस के सिपाही ने किस तरीके से महिला की जान बचाई वो इन तस्वीरों में कैद हो गई। फिडे महिला विश्व कप शतरंज 2025 में भारत की ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। दिव्या ने रैपिड टाई ब्रेक में हम वतन हरिका द्रोणावल्ली को 2-0 से हराया। भारत की कोनेरू हम्पी भी अब अंतिम 4 में पहुंच गई हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।